चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्थशास्त्र क्या है। 11वीं कक्षा का अर्थशास्त्र विषय है। इसके 2 वॉल्यूम हैं, 2 खंड है। एक खंड में भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में और अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी के बारे में चर्चा करना है। और इसका जो दूसरा खंड है उसमें आपको बता दे सांख्यिकी पढ़ना है, माध्य माध्यिका बहुलक, जो क्लास 10 में आप लोगों ने क्या किया है, जाना है, पढ़ा है। तो अर्थशास्त्र को प्रारंभ करने से पहले आज सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र, पहले जान ले कि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। तो आपके मन में पहला प्रश्न ये आ सकता है कि अर्थशास्त्र अगर पढ़ने चल रहे हैं तो अर्थशास्त्र है क्या। मतलब सबसे पहला प्रश्न होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। बड़ी आसान प्रश्न है। अर्थशास्त्र क्या है या अर्थशास्त्र कहते किसे। तो अगर यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करें तो अर्थशास्त्र 2 शब्दों के मिलने से बना है। अर्थ जोर शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है रुपया। अर्थ का मतलब क्या होगा, धन, दौलत, रुपया, पैसा। और शास्त्र मतलब क्या होता है, विज्ञान। मतलब धन दौलत के बारे में, रुपया पैसा के बारे में अध्ययन करने वाला, बताने वाला जो विषय है उस विषय को हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, किसी भी विषय को समझने के लिए, किसी भी विषय को जानने के लिए सबसे पहले हमें उस विषय के परिभाषा को जानना होगा। क्योंकि परिभाषा किसी भी विषय के जो परिधि है, जो सीमा है, उसको बांध देता है। तो अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या, इस बात को जानना है तो हमें सबसे पहले जानना होगा अर्थशास्त्र की परिभाषा, डिफिनीशन को जानना होगा। मतलब अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। एक विद्वान का नाम मैं आपको बता दूं, उसका नाम है बारबरा बूटन। बीए में जाओगे तो आपको मिलेगा। बारबरा बूटन एक विद्वान है जिन्होंने लिखा है कि जहां 6 अर्थशास्त्री मिलते हैं वहां 7वां विचार आ जाता है। जहां भी 6 गो अर्थशास्त्री मिलते हैं वहां केवल 6 विचार नहीं होता है, बल्कि एक नया विचार आ जाता है, 7वां विचार। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, खोमचा पर झाल मुढ़ी वाला क्या कहता है कि 12 मसाला 13 स्वाद। मतलब हमने इस व्यंजन में मसाला 12 प्रकार का मिलाया है, लेकिन स्वाद 13 प्रकार का हो गया है। दुनिया में सभी का समूह बन पाता है, विचार मिल पाता है, लेकिन विद्वान वह जाति है, वह समुदाय है जिसका आज तक समूह बना नहीं है, और बना है तो अधिक दिनों तक चला नहीं। एक पीछे कारण है कि सभी तो विद्वान ही हैं। आप थोड़ा सा कमी करेंगे तो वहां पर कमेंट निकालना क्या कर देगा, वो शुरू कर देगा। बात समझ गए। तो फिर भी अर्थशास्त्र की सही परिभाषा क्या है आज तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन जिन जिन विद्वानों ने जो जो परिभाषा दिया, उस परिभाषाओं को देखने के बाद हमारे विद्वानों ने, हमारे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा। अर्थशास्त्र का सटीक परिभाषा आज तक मिला नहीं है। एक परिभाषा निकलता है, दूसरा विद्वान आता है, उसकी आलोचना कर देता, कमेंट कर देता, इसमें ये कमी है।
लेकिन फिर भी जो भी विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई है, उन परिभाषा के आधार पर अर्थशास्त्र के परिभाषा को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला परिभाषा है धन संबंधी परिभाषा। 5 है ना? हाँ, यहाँ 4 ही पढ़ना, 11 है, यहाँ 4 है, 11 है, 4 वर्गों में कर दिया। पहला कौन परिभाषा है? धन संबंधी परिभाषा। दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषा। तीसरा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा। और चौथा कौन है? विकास संबंधी परिभाषा। 5वां जो बोली है प्रोफेसर मेहता की परिभाषा बीए में पढ़ना है, आवश्यकता विहीन परिभाषा। ठीक बोली है, गलत नहीं बोली है, लेकिन 11 का सिलेबस है। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि विद्वानों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को 4 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया है। और 5वां बीए में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा प्रोफेसर मेहता की परिभाषा है आवश्यकता विहीन परिभाषा। इन 4 को पढ़ना है। धन संबंधी परिभाषा। आपको बता दें कि अर्थशास्त्र के जनक बच्चा है, इसलिए कई बात आगे नहीं बोलता हूं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। और अर्थशास्त्र एक और पुस्तक है जिसे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त नामक व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन वह राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, आपको मैं बताया हूं। तो आदम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या जनक माना जाता है। और आदम स्मिथ को सबसे पहले जिस विद्वान ने अर्थशास्त्र का पिता कहा, उसका नाम है जिद एंड रिस्ट। जिद एंड रिस्ट एक विद्वान है जिन्होंने सबसे पहले आदम स्मिथ को या एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की संज्ञा दी। तो इस आदम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में, कब? 1776 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन किया, एक किताब लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लिखा? राष्ट्र की संपत्ति। किताब का नाम बहुत लंबा है। राष्ट्र की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन ऐसे पूरा नाम है, एंड इनक्वालिटी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो 1776 ईस्वी में आदम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी, राष्ट्र की संपत्ति या राष्ट्र संपत्ति, उसका नाम। उस पर पुस्तक में इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? मतलब सीधा आ गया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये बात किसने कहा? आदम स्मिथ। विसेंट स्मिथ इतिहासकार है। आदम स्मिथ ने कहा अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठना चाहिए कि सर आखिर आदम स्मिथ ने ऐसा क्यों कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? पैसा लिए हैं तो पैसा के लिए। तुम क्यों पढ़ रहे हो? नॉलेज के साथ साथ नौकरी होगी तो पैसा आएगा। किसान खेती क्यों करता है? रिक्शा क्यों चलाता है? इन्होंने कहा प्यून से लेकर पदाधिकारी तक और वार्ड मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक
सभी आदमी, धरती पर जितना भी इंसान है, सभी आदमी काम करता है, उसके काम करने का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? अगर धन न मिले तो इंसान काम नहीं करेगा। गलती की सही? आप बात एक नहीं कई हैं, आपका कहना एकदम जायज है, आप बात एक नहीं अनेकों हैं, लेकिन एक बात तो है कि आज का युग आर्थिक युग है और इंसान काम इसलिए करता है ताकि उसे क्या मिल सके? धन मिल सके, रुपया मिल सके। अगर उससे रुपया ना मिलेगा तो काम नहीं करेगा, काम करने की प्रति रुचि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इंसान धन कमाने के लिए ही जन्म से लेकर मृत्यु तक धन के पीछे पीछे भागते रहता है। ये बात सोच कर इन्होंने लिख दिया कि अर्थशास्त्र क्या है? हो सकता है इनके अनेक सारे समर्थक थे। एक और विद्वान आए, इन्होंने लिखा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो क्या करता है? धन की विवेचना करता है। नाम है जे.बी. शेख। जे.बी. शेख विद्वान है, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है या वह विषय है जो किसकी विवेचना करता है? मतलब उसी बात का अध्ययन करेगा जो किससे संबंधित हो। अब हम यहां पे एक नया बात चर्चा करेंगे, क्रिया। किसके बारे में चर्चा करेंगे? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। हम, आप या संसार के हर इंसान अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। तो जो भी काम करते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। नहीं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम सब अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी कुछ करते हैं उस करने को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया। और ये जो क्रिया है, आपको पता है ना, ये क्रिया दो प्रकार की होती है। हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा रहा। क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला आर्थिक क्रिया और दूसरा क्या है? गैर आर्थिक क्रिया। क्रिया मतलब काम। संसार में जितने भी लोग हैं क्रिया करते हैं। काम नहीं करेंगे, जैसा मैं नहीं काम करूंगा तो हमें भी पैसा नहीं मिलेगा, और तुम भी नहीं काम करोगे तो नहीं मिलेगा। ये जो क्रिया है, इन संपूर्ण क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। पहला कौन है? आर्थिक क्रिया। दूसरा कौन है? अब है कि आर्थिक क्रिया क्या है? तो धन अर्जन से संबंधित क्रिया। धन अर्जन से संबंधित क्रिया। धन अर्जन से संबंधित क्रिया मतलब जिस क्रिया को करने से हमें क्या होती है? धन की प्राप्ति होती है, धन अर्जन होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। गलत कि सही? जैसे एक शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर के द्वारा या नर्स के द्वारा मरीज की सेवा करना। गलत है सही? तो जिस काम को करने से हमें धन की प्राप्ति होती है उस काम को हम आर्थिक क्रिया या धन अर्जन से संबंधित क्रिया को हम आर्थिक क्रिया। अब वह क्रिया जो धन अर्जन नहीं करता है, कुछ ऐसी भी क्रिया है जिसे धन का अर्जन, संपत्ति का अर्जन नहीं होता है। तो जिस क्रिया से धन का अर्जन नहीं होता है उस क्रिया को हम गैर आर्थिक क्रिया के नाम से। जैसे एक माँ के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करना नहीं होती। आज तक तुम अपने मम्मी को कुछ दिए हो? कहेगी ते का इमाम दिन ते काटते पैर बुगारे 12 पैर दुखाइए 10 रुपया दाना मम्मी सिंगारा खेल वो करेगा तो पैसा लेके करेगा। तो पहले कहिए देती है
10 रुपया देवो गोट जाता थे। गलत बोला? मंगनी में नहीं करता है। तुम तो वहां आर्थिक हो गए कि मम्मी का पैर दबाने का शुल्क भी 10 रुपया सौदा करता है। ये काम कर दबा तो कर दबो काम नहीं मनीष लिया। दूसरा, पिता के द्वारा अपने पुत्र को या पुत्री को पढ़ाना। पिताजी या आप पे से जिसके ही पिताजी पढ़े लिखे हो, सक्षम है इस टॉपिक को पढ़ाने में, तो पैसा आपसे लेते हैं? उल्टे कुछ देवे कर जाए। याद करके सुना था, चॉकलेट देवो, घुमावे ले चलो। आप लोगों को रोग खूब जला देते हैं, वहां पर क्या है, पढ़ाते बैठते हैं तो कुछ खर्च लगता है हर दिन नहीं। तो प्रश्न क्या है कि पिता के द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, माँ के द्वारा अपने बच्चों की सेवा करना। अगर वही माँ नर्स के रूप में काम करेगी तो क्या मिलेगा? लेकिन आप लोग कुछ देंगे तो क्या हो गया? गैर आर्थिक। तो वही कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है, मतलब आर्थिक क्रिया। मतलब बीए में चलना, यहाँ थोड़ा शॉर्ट करना है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में उसी काम को काम कहा है जो आर्थिक क्रिया से संबंधित जो धन का अर्जन करता है। अगर धन का अर्जन नहीं करता तो उसको इन्होंने काम नहीं। इसलिए अर्थशास्त्र इन्होंने क्या मान लिया? धन का विज्ञान मान लिया। वाकर एक विद्वान आए, एक और विद्वान आए जिन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, इन्होंने लिखा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है या विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, नहीं विज्ञान जो धन से संबंधित है। क्या है? कौन कहा? वाकर ने कहा। मतलब एडम स्मिथ और उनके जो भी शिष्य आए, समर्थक आए, सबने क्या कहा? अर्थशास्त्र क्या है? धन से संबंधित, धन से संबंधित क्रिया। इसलिए इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या मान देते हैं? ये तीनों परिभाषा को भी याद रखना है जीवन में हमेशा। अगर जीवन में कुछ करना है तो पढ़ लिख के, अगर किसी कंपनी में काम करना है तो कोई डिग्री लेके रखना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन इस पढ़ाई से नहीं हो सकता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। किसने कहा? 1 नंबर से आपका किसी का परीक्षा छूट रही है, आपको उत्तर दे दिए हैं तो आपको नौकरी लग गई, तो यह प्रश्न 1 नंबर का नहीं हुआ, पूरे आपके जीवन को बदल देने वाला प्रश्न होगा। गलत सही? लेकिन ने कहा कि इस किताब का मूल्य कितना है? हमने कहा दुकानदार के लिए कि मेरे लिए? तो ना सबके लिए। मैं दुकानदार के लिए इसका मूल्य 200 रुपया, मेरे लिए 2 करोड़ है। इस 200 रुपया किताब को पढ़ा करके कितना भी अर्जित किया जा सकता है। गलत कि सही? ये निर्भर करता है कि आप इसको किस रूप में प्रयोग कर रहे हो। डिग्री ले लिए तो भाई 10,000 के महीना कमाओगे, लेकिन अगर इसी से तो नौकरी के लिए जा रहे हो, वही एक प्रश्न का उत्तर दे देने से तुम सफल हो जाते हो, तो संपूर्ण जीवन तुम न कमाओगे उससे। तो हमेशा जीवन में यही सोच के पढ़ना ही चाहिए। अब एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एक विद्वान आए, नाम था मार्शल। कहा कि आप सरासर गलत बोल रहे हैं। कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यह बात किसने कहा? प्रोफेसर मार्शल या अल्फ्रेड मार्शल ने कहा। ये बात सही कहा आपने कि सर मानव का कल्याण ढेउए से होगा, धन है तो मानव का कल्याण होगा। लेकिन कहा कि धन, सही बात है कि धन से ही मानव का कल्याण होगा,
लेकिन फिर भी एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को मक्खन रोटी का विज्ञान, कुबेर का विज्ञान मान लिया, केवल सब बल कथी पर जोर पर दिया। हम धन की अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि धन मानव के लिए बना है, मानव धन के लिए नहीं बना है। धन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है? इन्होंने और भी आगे बात कहा था, जो यहाँ मैं थोड़ा सा रोक लगा रहा हूँ, ऑनर्स में पढ़ना है। इनके परिभाषा को उदाहरण दिया जाए तो मान लिए कि दादाजी का उम्र 80 साल है, उनकी टांग टूट जाए। परिभाषा को थोड़ा और स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं। आर्थिक क्रिया कहते किसे है? तो आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं, आर्थिक क्रिया के आधार पर मानव भी दो प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर मानव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आर्थिक मानव और दूसरा कौन है? मतलब आदम स्मिथ ने, आगे चल के पढ़ेंगे आप लोग, तो मानव को भी, क्रिया को ही नहीं बांटा, मानव को भी दो भाग में बांट दिया। कौन मानव? आर्थिक मानव और एक क्रिया। तो दो है ही, लेकिन क्रिया के अलावे भी एडम स्मिथ ने मानव को दो वर्गों में बांट दिया, एक आर्थिक मानव और एक। अब कहोगे सर आर्थिक मानव कहते किसे हैं? तो आर्थिक मानव वह मानव है जो अपना समय और श्रम वहां लगाता है जहां से केवल धन की प्राप्ति होती है। और गैर आर्थिक मानव उस मानव को कहते हैं जो अपना समय और श्रम वहां भी लगा देता है, चाहे धन मिले चाहे मिल गया तो गुड, न तो मेरी। जैसे आप लोग के फादर गैर आर्थिक मानव है, गारंटी इसे जो बैठा है सामने कि बुढ़ाने में बाप के कमा के खिलाएगा, कोई गारंटी नहीं। बिया हो जाएगा, लक्ष्मी माता की जय, हाँ जो हुआ तू घर के देवी है, कुल देवी है, सब। हाँ कहलिए सका निर्लाल सकार लिया, बात सही है। बचपन से पाल पोस के जिसने बड़ा के उसको भूल जाएगा। बहुत आदमी सारी छोड़ देता ना, बहुत आदमी नहीं तो तू छोड़ेगा कि हम नहीं छोड़ेंगे ना, तो तू अपन बात बताइए। बहुत आदमी विकास में लगा। सही बात है, हम तुम्हारा बात बोल रहे हैं। हमने अपने बच्चों से प्रश्न किया, हम तो दूसरा से मतलब नहीं है। तो आप सबके पिताजी गैर आर्थिक मानव बनकर ही पढ़ा रहे हैं। उनको आशा होगा, एक आशा से जी रहे हैं कि बूढ़ा हो जाएंगे तो बेटा हमारा कमा के खिलाएगा। दूसरी बार आपके बिहेवियर कभी कभी देख लेते हैं, करेजे पर हाथ रहता है, कोई गारंटी नहीं है हाँ खिलाएगा। इन्होंने केवल, एडम स्मिथ ने केवल आर्थिक मानव की कल्पना किया, इसीलिए इन्होंने विरोध कर दिया और कहा कि नहीं गैर आर्थिक मानव ही है। मार्शल ने कहा कि मानव केवल आर्थिक नहीं होता है, गैर आर्थिक भी होता है। आदम स्मिथ ने केवल आर्थिक मानव की कल्पना किया कि वो इंसान वही समय देता जहां से पैसा मिले। इन्होंने कहा कि नहीं, गलत बात है। इंसान वहां भी अपना समय और श्रम लगा देता है जहां से पैसा मिले चाहे ना मिले। अब केवल शहर की बात इन्होंने किया केवल, और ये गांव में रहने वाले लोगों को भी बात किया। जैसे हमारे बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे, नॉय ले बुआ रे सर पड़ोसी में शादी रहे, बेटी के ब्याह कितना पादी में पढ़ाई छोड़ के पादी रह जाता है। जो मजदूर है उसके घर में खाने के लिए नहीं है, डेली 300 रुपया कमा के लाता है, उसका चूल्हा जड़ता है, नहीं देता। उसके पड़ोसी में शादी होता है तो उस ड्यूटी नहीं जाता। अरे टोला मोहल्ला में ब्याह हम कमाने जाए हम, और शहर के लोगों को जेल में बंद रहता है। पड़ोसी की यहाँ होगा, आएगा खूब सेंट मार के निमन निमन कपड़ा पहन के आएगा, दबा के खूब खाएगा, 100 रुपया दे देगा, चल जाएगा। लगता तू बाराती बन के आए हो। नहीं, मेरे साथ ऐसी घटी भाई, बगल में था, हम ग्रामीण लोग सुबह से सही थे, टी शर्ट पहन लिए, पैजामा पहन के घूम रहे थे। हम देखे कि हम क्या बंदर उंदर, हमें क्या सब हम को देख रहा है। मोहल्ला के जो लोग है कोट पैंट पहन के आ रहे हैं, हमारा घर है तो हम कोट पैंट दिखाने की क्या जरूरत है। हमको सब अलग दृष्टिकोण से बुझा हो के लेबर स्टाफ होता है।
अब ठीक है, आपकी पहुंच जहां तक वैसे हमको पहचानते हो, लेकिन उस चेहरा में भी अन्य लोगों से भी तो हमारी बात, कुछ अच्छे अच्छे लोग आए। क्या सर, कैसे हैं? आइए बैठे नहीं, कई दिन से मिलना चाह रहे थे आपसे, लगा कि एकरा सर कैसे मतलब कोई निम्ने आदमी होगा। तब नजरिया उसका क्या हुआ, चेंज हुआ कि ना ये भी कोई आदमी है। तो हम तो गांव के लोग हैं, जो बगल में शादी होता है तो लोग लुंगी पहन के पूरा बारात में घूम जाता है। यहाँ तो पड़ोसी के यहाँ शहर में जाओ तो देखो तो कोट लगता है कि बाराती बन के आया, पहले खा लेगा, ठूस लेगा, बाराती खा का चूल्हे में गया, इसका मतलब ना गलती की सही। आडम स्मिथ ने जो परिभाषा दिया केवल शहर के लोगों के लिए परिभाषा दिया। मार्शल ने कहा कि नहीं, मानव केवल और केवल आर्थिक नहीं है, गैर आर्थिक भी है, क्योंकि हम कई बार अपना समय और श्रम वहां भी लगा देते हैं जहां से धन आने की कोई संभावना नहीं है। इन्होंने कहा कि बाबा 80 साल हो गया, गोड़ टूट गया तो इलाज ना कराओ, इलाज कराइए टूट गया चलेगा थोड़ी ना, काम कौन करेगा। इसने कहा कि नहीं, 80 नहीं, कल मरने वाले हैं, लेकिन आज लाख रुपया ठूस देता है गांव के लोग। शहर में तो वृद्धाश्रम में जाकर रख देता है। तो इनकी परिभाषा केवल पश्चिमी देशों में प्रचलित है, लेकिन मार्शल फेमस हो गए कहाँ, इंडिया के देशों में। क्योंकि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, मानव का कल्याण का विज्ञान नहीं है। ठीक है कि धन से ही मानव का कल्याण होता है, लेकिन हम फोकस मानव के कल्याण पर के धन के कल्याण पर न करें, नहीं तो सुबह शाम सब टका धर्मो टका कर्म करते रहेगा। एक था मनीष स्टेशन किसान, उसने कहीं से एक मुट्ठी धान जुगाड़ करके लाया, अपने खेत में वाव कर दिया, एक मुट्ठी बोया तो उसको एक बोरा बढ़िया से धान हुआ। वो सोचा कि खा लेंगे तो गोरा जाएगा, घट जाएगा। एक बोरा को बोझा में क्या किया, बोरा में बांध के रख दिया, सिरहाना अगला साल इसको बोएंगे तो 100 बोरा आएगा। खाया कुछ नहीं, बेचारा सिरहाना पर सुतले रह गया। ये मार्शल है नहीं, धन कमाएंगे, लेकिन उस धन का सदुपयोग मानव के कल्याण के लिए करेंगे। तो मानव कल्याण की परिभाषा किसने दिया, इन्होंने कहा कि धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं है। तो अगला परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा दे दिया कौन, रॉबिन्स। क्या जी, किसने दिया, रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, चयन का तर्कशास्त्र है। अब कहेंगे सर बात नहीं समझे कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है कैसे। तो इन्होंने कहा कि मानव की आवश्यकताएं अनंत है। रॉबिन्स का कहना था कि मानव की आवश्यकता क्या है, अनंत है। गलत कि सही? लेकिन आवश्यकता को पूरा करने के साधन क्या है, सीमित है। मतलब आवश्यकता क्या है, क्या, असाधन। आवश्यकता अनंत है, बहुत ज्यादा है, बात गलत नहीं है। कहोगे सर बिल गेट्स के पास तो साधने असीमित होगा, आवश्यकता कम हो, गलत। उनके पास भी यही कंडीशन होगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा धनिक आदमी होगा, चाहे इंडिया का सबसे बड़ा धनिक आदमी है, उनके साथ भी कंडीशन लागू होता है। जितना कमाता है उतना खर्च। गलत नहीं बोल रहा हूँ। शहर में रहते हो आप में से कौन आता टाउन में अपने हाथ खाना बना के खाता है? कई लोग हैं यहाँ रह के अपने हाथ बना के खाने वाला खड़ा हो। हर महीना कितना रुपया लेते हो बाबूजी से? रूम रेंट वही में है, बढ़िया। अच्छा, कितना घट जाता है मोटा मोटी? माने कितना और देते तो खूब फैली से काम चलता? 5,000। मतलब सही बात है, उदाहरण में दे रहा हूँ। इसने कहा कि सर अभी हमको हर खर्चा छोड़ के, कोचिंग वगैरह का खर्चा छोड़ करके, रूम रेंट और खाने पीने के लिए हर महीना इसको पिताजी से मिलता है 2500 रुपया। लेकिन थोड़ा कोसाइत में जीते, अगर 5,000 रुपया अगर देते नहीं तो हमारा काम बढ़िया चलता। तुम्हारा ये तर्क है। हम इसके पिताजी से बात करते हैं
हम 5,000 रुपया 2 महीना तक दिवाते हैं, लेकिन अगर हम पूछेंगे तो कहेगा सर 7,000 होती तो और अच्छा चलता। क्योंकि जब आपके पास साधन बढ़ जाता है ना रुपया, तो आपकी जरूरतें बढ़ जाती है, आवश्यकताएं बढ़ जाती है। नहीं, अब होगा क्या, आज नहीं खाना बने सिंघारा खा के जब देखे तो 5,000 ना बैठे, रसमलाई खवाइए, आज चिकन खाएंगे, कल मटन खाएंगे। अरे उस दूसरा के देह पर ऐसा जूता देखे बड़ा जबरदस्त था, चल यार उन्हें जूता कसा लेते हैं। प्रश्न क्या है, आवश्यकता अनंत है, साधन क्या है, इसलिए इन्होंने अर्थशास्त्र क्या माना है, दुर्लभता। लेकिन एक बात है, इन्होंने कहा दुर्लभता संबंधी विज्ञान इसलिए माना क्योंकि आवश्यकता क्या है। अब कहेगा सर आवश्यकता अनंत कैसे है, तो आवश्यकता अनंत इसलिए है कि मनुष्य की एक आवश्यकता की पूर्ति होती नहीं, एक दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है। गलती की सही, एक आवश्यकता पूरा हुआ खत्म हुआ नहीं, दूसरी शुरू। जैसे भोज में उदाहरण आसान देता हूं मैं, भोज में लाइन में बैठ जाओ, वो पूरी लिया तो सब्जी घट गई, अब सब्जी हटा चटनी घट गया, प्रश्न में हालत खराब हो जाता है, खाने वाला को तो सीधे खाना रहेगा। तो प्रश्न है कि एक आवश्यकता का अंत होता नहीं है कि दूसरी आवश्यकता क्या होती है, चालू हो जाती है। यही वजह है कि साधन को क्या माना, लेकिन इन्होंने कहा कि आवश्यकताएं अनंत है, साधन क्या है। लेकिन एक बात है, अर्थशास्त्र पढ़ने से लाभ क्या है कि आपको सिखाता है कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। गलत कि सही, साधनों का क्या होता है, वैकल्पिक प्रयोग होता है। अब कहेंगे सर साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या है, तो एक ऐसा सामान है जिससे दो आदमी के दो आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। जैसे बिजली है, हम इससे फैन भी चला सकते हैं, गलती सही, वही फिर मैंने पंखा बल्ब भी जला सकते हैं, मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं, कपड़ा पर इस्त्री भी कर सकते हैं, कपड़ा भी साफ कर सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं, वैकल्पिक हाथ भी सेक सकते हैं, वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। लेकिन एक बात और इन्होंने कहा कि आवश्यकता और तीव्रता में अंतर होता है। आवश्यकता और तीव्रता में क्या होता है, बात नहीं समझे लेकिन आप लोग बता रहा हूं। आवश्यकता माने जरूरत, और जरूरत की तीव्रता में अंतर होती है। जैसे 10 बज रहा है, क्या बज रहा है 10, और आपके पास 10 गो रुपया है। उदाहरण सपोज करो तुम्हें सिनेमा देखने का भी पूरा मूड है, अब भूखो खूब लागल, पहले क्या करोगे ना, यही हो गया आवश्यकता और तीव्रता। आवश्यकता मतलब जरूरत, लेकिन इंसान की सभी जरूरत समान रूप से प्रबल नहीं होती। कुछ ऐसी जरूरत है जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, और कुछ ऐसी भी जरूरतें हैं जिनके बिना आपका काम गलत कि सही। अर्थशास्त्र ही सिखाता है। रॉबिन्स महोदय ने कहा कि आवश्यकता और तीव्रता में अंतर है, तो जीवन में सफल होना है तो जो आवश्यकता ज्यादा जरूरी है उसको पहले पूरा करो, आज जिसके बिना काम चल सके उसको टालते रहो। सिनेमा देखने से जीवन जाने वाला नहीं है, पेट भरने वाला नहीं है, और न कोई नॉलेज होने वाला है, नहीं कोई नॉलेज नहीं होगा, परीक्षा में पूछने वाला नॉलेज नहीं होगा तो एक आध नंबर का प्रश्न कि फलाना फिल्म का राइटर कौन है, या कौन उपन्यास लिया गया है, तो कोनो केस में पढ़ लेंगे, कोनो सुन लेंगे हम, या कोनो की कहानी कह देगा तो सुन लेंगे, लेकिन 3 घंटा बर्बाद होता है। लेकिन अगर 10 रुपया में अगर एक प्लेट हम कुछ खाना खा लेते हैं, या 2 समोसा या थोड़ा सा दूध दीवा बिस्किट खा लेते हैं, पेट भर जाएगा और अगला काम को बड़ी आसानी से
और है चुनाव की समस्या। क्या है? चुनाव की समस्या। इन्होंने रॉबिन्स ने कहा कि चयन का तर्कशास्त्र है, मतलब आपको चुनना पड़ता है। आवश्यकताएं तो अनंत है, लेकिन आपको खुद जीवन में सफल होने के लिए आप खुद चुनना पड़ेगा कि जो ज्यादा जरूरी है उसको चुन लो, कर लो, और जो जरूरी नहीं है उसको इग्नोर करो, टाल दो, तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या पर विचार कौन दिया? आवश्यकता और तीव्रता में अंतर कौन बताया? साधनों का वैकल्पिक पर हो सकता है। साधन को सीमित किसने माना? आवश्यकता अनंत होती है किसने? इन सबको कहोगे तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक। एक के बाद एक लाइन में ही आ गया। अर्थशास्त्र क्या है? चयन का तर्कशास्त्र। अब चौथा परिभाषा आता है विकास संबंधी परिभाषा। और आपको बता दें, विकास संबंधी परिभाषा, ये परिभाषा आपको दिए हैं जिस विद्वान ने अर्थशास्त्र का, उसका नाम है सैमुअल्सन। अर्थशास्त्र के विकास संबंधी परिभाषा कौन दिया है? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया। अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा कौन दिया? सैमुअल्सन नामक विद्वान ने दिया। और इन्होंने कहा कि अनंत आवश्यकता और सीमित साधन होने के कारण इंसान को चुनाव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अनंत आवश्यकता और सीमित संसाधन के बीच इंसान क्या करता है? और जो व्यक्ति अपने भविष्य को आधार मानकर सही चुनाव कर लेता है, वह जीवन में क्या होता है? सफल हो जाता है और विकास कर लेता है। और जो नहीं करता है वह पीछे। तो जीवन में एक बात बता दूं कि गरीब अमीर कभी नहीं बन सकता। गरीब अमीर कभी नहीं बन सकता। गरीब जो होगा वो अमीर कभी नहीं बन सकता है। लिखवा लो कहीं से हमसे तो। सोच होता है। क्योंकि उसको चयन करने नहीं आता है। अर्थशास्त्र कहता है। मेरे बात को नहीं मानो, कोई बात नहीं है, हम थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, हम तो विद्वान के बात को पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। एक गरीब अमीर क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि उसे चुनने नहीं आता है, किस समय पर किस चीज का कैसे चयन करना है, किस वस्तु का कैसे उपयोग करना है। जो मेरे पास साधन है, एक बच्चा के समान होता है। वो कभी भोज में खाने जाओ, एक बच्चा को बैठा दो, नहीं, हम लोग तब तक दोबारा नहीं मांगते, डिमांड करते हैं जब तक थाली में पड़ा हुआ होता है। एक बच्चा थाली में नहीं दिखलाएगा, पूरी दूध हमरो दी है, उस सब्जी देगा हमरो दी है। संसाधन का एक अशिक्षित और निर्धन व्यक्ति अपने पास संसाधन का सदुपयोग करना नहीं जानता है। जैसे परीक्षा भी हुआ है 12वीं का, हमने देखा है, हमारे आप लोगों को ये भी कीजिएगा, हम पर भरोसा टूट जाएगा 15 जनवरी या 2 जनवरी के बाद। ये सब भी तोड़ी, वो भी तोड़ी, तुम भी तोड़ोगे, पिछला बार भी तोड़ा। हमने कहा देखो सब केस एक ही होता है, गलती की सही, सब किताब वही होता है। 10 प्रकाशन के गेस खरीद के 10 के एक बार पढ़ोगे, उससे अच्छा है एक ही गेस को 10 बार पढ़ो। उस पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये सोचता हड़बड़ा जाता है, अरे बाप रे, अरे मनीष के निकल को ले लेकर अंग्रेजी, अरे एपेक्स वाला के निकलो को ले, अरे रामा के निकल लो, सब के खरीद लेके। हम लोग नहीं लेकिन बच्चा लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। परिणाम क्या होता है कि सबका आंसर वही होता है, पढ़ लिखने का तरीका, लैंग्वेज तो सबका अलग अलग होता है। बच्चा सोचता है कि बिरयानी बनाए लेकिन खिचड़ा बन जाता है, बिरयानी की जगह पर खिचड़ा। वही कहता है सैमुअल्सन ने अब विकासवादी परिभाषा दिया। कहा हम यही बात सोचकर, हल्ला नहीं करेंगे, यही बात सोचकर हमने क्या कहा, ए छोटका सुनो, हमने क्या कहा कि गरीब अमीर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि गरीब को चुनाव करना नहीं आता है और अमीर वही चुनाव। जैसे तुम यहाँ पढ़ने आए हो, उदाहरण क्लास शुरू से करने से पहले हमने मोबाइल का दिया। एक गार्जियन हमको फोन किया कि सर आपका हम पैसा दे देंगे, थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी
नहीं है सर, दलित परिवार में जन्मे हैं, थोड़ा सा स्थिति ज़्यादा खराब है। हम कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो मजदूरी का जब भी आपको लगेगा दक्षिणा हमार, हाँ सर हम बुराएंगे नहीं, दे देंगे, विश्वास है कि हमको पूरा विश्वास है। 15 दिन के बाद वो लड़का हमारे पास आया, सर जी मोबाइल आशीर्वाद दी, मोबाइल खरीद ली है नया। एक थप्पड़ दिए, रे चोटा तुम्हारे पिताजी को, पर उन्होंने कहा था कि सर हमारा 25,000 रुपया कर्जा है, सधा इस दफे में पैसा दे दो। तो पैसा अपने फादर को, सर जी बाबूजी का पैसा तो नहीं लाई है, ये तो हमारा स्कॉलरशिप मिले 10,000 मोबाइल 6,000 खरीद लिए। ये होगा अगर को विद्वान होता तो अपना 10,000 रुपया अपने बाबूजी को दे देता कि बाबूजी आपके ऊपर कर्ज है, आप कर्ज वाला को सधा दीजिए, या 10,000 रुपया से कहीं 2 घर टूटल मरम्मत करा लीजिए, या कहीं 1-2 कट्ठा जमीन हुंडा भरना पड़ेगा ले लीजिए, किसी अपना बिजनेस फंसा दीजिए। गलती की सही? तरक्की करेगा कि नहीं? तो गरीब के अमीर ना होने के पीछे रीजन क्या है कि उसको चुनाव करना नहीं। और जीवन में जो इंसान चयन करना सीख लेता है वो जीवन पिछड़ता कभी नहीं। ये विकासवादी सैमुअलसन ने कहा था। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो चयन करना पड़ेगा, और प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने का पहला सूत्र तुमको छांटना पड़ेगा कि कहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछता है, उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। विद्वान नहीं बनना है, आज जहाँ से प्रश्न नहीं है तो उसको इग्नोर कर देंगे। पहला शर्त जान लो, तुम्हारा टारगेट ऊंचा है ना, एक बात जान लो, कई लोग होंगे, तुम्हारा भी तो सीनियर है तुमसे, इसको भी आधार लिया हूँ, बता दिया हूँ कि आपको चुनना पड़ेगा कि 2-4 साल 1 साल पूरे क्वेश्चन बैंक को खंगाल लो पूरा। क्वेश्चन बैंक से तुम्हें पता चल जाए किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आता है, तो जिस टॉपिक से अधिक प्रश्न आता है उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करेंगे, उस टॉपिक पर पकड़ बना लेंगे। आज जिस टॉपिक से प्रश्न नहीं आता है वहां थोड़ा इसलिए होता क्या है, और जो लड़का गाइडलाइन उचित नहीं मिलता है, पढ़ेगा ना इसलिए परीक्षा देगा, 4-5 को फेल हो गया, अरे हमरा सोहे वाला ना हो, इसलिए नहीं परीक्षा नहीं दो। खूब अपने आप को मैच्योर कर लो। गलती की सही? अपने तैयारों को इस लेवल पर बना। इसलिए तो किसी ने विद्वान ने लिखा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे रजा तेरी मर्जी क्या है। लेकिन सोचता ये आई लड़का भले बिहान सियान परसों बियाह कर वाला लगते कमाए, अरे यार तो प्रवेश किया कंपटीशन में, तो जानते क्या हो। खैर मुद्दे पर आइए, अब आते हैं तो अर्थशास्त्र का एक सार हुआ, निचोड़ हुआ कि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और अर्थशास्त्र कहता है इंसान के जीवन में सबसे बड़ी समस्या चुनाव की समस्या। क्यों चुनाव की समस्या आती है? तो आवश्यकता अनंत है और आवश्यकता को पूरा करने के साधन क्या है? सीमित है। तो जो सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच तालमेल बैठा लेता है वो जीवन में क्या होता है? सफल हो जाता है। और जो तालमेल नहीं बैठाता वो जीवन में सफल नहीं बैठाता। अब हमने आर्थिक क्रिया हमने पढ़ लिया, आर्थिक क्रिया को पढ़ लिया ना। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक और एक गैर आर्थिक। अब है गैर आर्थिक क्रिया का प्रकार नहीं है, लेकिन आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया को करने से हमें धन की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। और एक गैर आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जहां से धन प्राप्ति होने की कोई संभावना। तो गैर आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण नहीं है, लेकिन आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण है, आर्थिक क्रिया का बंटवारा है। तो आर्थिक क्रिया के कितने विभाग हैं? तो आर्थिक क्रिया के आपको बता दे, यहाँ 3 ही शायद दिया, लेकिन ज्यादा होनी चाहिए, 4 है। ज्यादा है। पहला क्या है? उत्पादन। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, हालांकि हम 5 पर आते हैं बीए में, वितरण, राजस्व। आर्थिक क्रिया के कितने वर्ग हैं, कितने प्रकार हैं? 5 है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और मन में होगा उत्पादन क्या है? तो उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है, क्योंकि आर्थिक क्रिया का प्रकार है। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार और स्थान को बदलकर उसके कीमत को बढ़ा देते हैं।
नहीं समझे बात को। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार को बदलकर उसके कीमत को क्या कहलाता है? उत्पादन। साधारण बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु के कीमत को बढ़ा देना क्या कहलाता है? जैसे उदाहरण छोटा सा, हम आपको देते हैं 1 क्विंटल गेहूं, उसका कीमत 2000, आपके घर होकर कीमत 1600 होगा, मार्केट में लाओगे तो 2000, उसका आटा पिसवा दो 2400, उसका ब्रेड बनवा दो, हमको 10,000 से कम नहीं होगा, 3000 होगा, बुढ़वा को लेगा 10,000 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। चीज बात वही ना है, आपने मालिक बदला, जगह बदला, रंग रूप बदला, कीमत बढ़ गया। उपभोग, उत्पादन क्या है समझ गए? आर्थिक क्रिया पहला बात। उपभोग, तो किसी वस्तु का प्रयोग करके, किसी वस्तु का प्रयोग करके और उस वस्तु से क्या हो जाना? संतुष्ट हो जाना। किसी वस्तु का उपयोग करना माने प्रयोग करना क्या कहलाता है? अच्छा, हम जो मार्कर से लिखे हैं यहाँ देखिए कितना डार्कनेस कितना है, और यहाँ दोनों बराबर है क्या? घट गया, क्या है? इंक घटता गया, कलर डाउन होता गया। मतलब जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके उसकी उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं तो क्या कहलाता है? उपभोग। तो उपभोग कैसी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या सभी आर्थिक क्रियाएं धन अर्जन करती हैं? नहीं, क्योंकि उत्पादन से धन का अर्जन होता है लेकिन उपभोग से धन का अर्जन नहीं होता है। होता है गलती की सही? रोटी खाली कहाँ पैसा मिला? वो तो साधारण घटिए गया, पैसा ना मिला, एनर्जी। वो अलग बात हो गया। हमने कहा कि सभी आर्थिक क्रियाएं धन अर्जन उपभोग, समझ गए? और जौन व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? हाँ, उपभोक्ता। और जो व्यक्ति किसी वस्तु को बनाता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादक। जो वस्तु का निर्माण करता है उसे या उद्यमी। और जो वस्तु का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? अब विनिमय क्या है? तो विनिमय जिसका मतलब आदला बदल, क्या वस्तु से वस्तु का या वस्तु से रुपया का अदला बदली करना क्या कहलाता है? अब वितरण, वस्तु को विभिन्न बाजार में फैला देना, बांट देना, ताकि सभी लोगों को आसानी से क्या हो जाए? उपलब्ध हो जाए। क्या कहते? वितरण। बेचना न उपलब्ध कराना। विनिमय मतलब होता है बेचना, खरीद बिक्री करना। अब वितरण मतलब होता है बंटवारा करना। रीगा में चीनी मिल जैसे पहले बनता था, वहां के चीनी मिल को भारत के सब शहर पहुंचा देना, ये हो गया आपका वितरण। अनाज, गेहूं चाहे धान खेत में होता है, मंडी तक पहुंचा देना, एक मंडी से अलग अलग मंडी में पहुंचाना वितरण कहलाएगा। राजस्व मतलब ये जो सभी क्रिया करते हैं, किसी वस्तु को बनाने में हमें विभिन्न प्रकार के साधन को लगाना पड़ता है, क्या? और इसके बदले हम सरकार से कुछ सुविधा लेते हैं, तो सुविधा के बदले में सरकार को कुछ देंगे कि ना देंगे? टैक्स हो गया आपका राजस्व। लास्ट है, लास्ट आर्थिक क्रिया के स्तर। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। आर्थिक क्रिया के स्तर बात करते हैं तो आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं, वर्गीकरण है। क्रिया के 2 प्रकार, लेकिन आर्थिक क्रिया के स्तर की बात करते हैं तो आर्थिक क्रिया के 2 स्तर हैं, माइक्रो, मैक्रो। क्या जी? माइक्रो और मतलब आर्थिक क्रिया के कितने स्तर हैं? क्या क्या नाम है? मतलब इसको हम कहेंगे सूक्ष्म, ऐसे क्या कहेंगे? व्यापक। काहे नहीं कर सकते? क्यों नहीं कहेंगे भाई? इसको सूक्ष्म को क्या कहेंगे? समष्टि।
ऐसे क्या कहेंगे? इसको हम कीमत, इस साल पूछ लेता, कीमत अर्थशास्त्र, इसको यौगिक अर्थशास्त्र कहते हैं। पूछा था इस वाला फाइनल परीक्षा में कि किसके द्वारा कीमत का निर्धारण होता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा। प्रश्न है तो आर्थिक क्रिया कितने स्तर हैं? एक प्रश्न आएगा कि आर्थिक क्रिया को माइक्रो और मैक्रो में बांटा किसने? बांटा था रैगनर फ्रीस ने। यह प्रश्न पूछा हुआ था इस साल फाइनल में कि माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? रैगनर फ्रीस ने। और किस भाषा का था? ग्रीक भाषा का शब्द। और ये तो स्वयं थे नॉर्वे के थे। ये रैगनर फ्रीस स्वयं कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। लेकिन माइक्रो मैक्रो शब्द का था। प्रश्न हो गया सर माइक्रो है क्या, मैक्रो क्या, बताइए ना किए। सब बात तो चर्चा हो गई। तो पहले हमने क्या कहा कि आर्थिक क्रिया के क्या है स्तर है। तो पहले का लाइन क्या होगा? माइक्रो या सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? तो पहले का लाइन होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक शाखा है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की क्या है? जिसमें छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की भी आय, एक कंपनी की आय, एक कंपनी की भी आय। मतलब आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंगों या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। एक उल्टा मैक्रो, व्यापक, व्यष्टि या यौगिक अर्थशास्त्र क्या है? तो आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से, यह प्रश्न आया था इस बार कि समग्र का अध्ययन किसमें होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में या व्यापक अर्थशास्त्र में या समष्टि अर्थशास्त्र में। आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, क्या इन सब का किया जाता था। क्या कहेंगे हम? समग्र। तो ये रहा अर्थशास्त्र क्या है और इसके विभिन्न परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने क्या किया।